अच्छा, कल हमने मेथड्स ऑफ डिस्कोर्स में एक्सपोजिशन के बारे में पढ़ा था और ये भी देखा था कि एक्सपोजिटरी एसेस किस तरह से आते हैं एग्जाम के अंदर। आज हम एक और मेथड ऑफ डिस्कोर्स करेंगे और ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये है आर्ग्यूमेंटेशन। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है कि किसी को कन्विंस करना, किसी के साथ इस तरह से एंगेज होना कि वो हमारी बात को ट्रू कंसिडर करे। ठीक है, मैन इज अ रैशनल एनिमल। अरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान एक रैशनल एनिमल है, तो इसलिए उसके माइंड में एक रैशनल फैकल्टी भी है। तो इंसान जब डिस्कोर्स करता है, बातचीत करता है, जब कोई भी चीज लिखता है, तो पढ़ने वाला चाहता है कि वो चीज लॉजिकल हो, वो चीज रीजनेबल हो। उस चीज के अंदर कोई लॉजिक नहीं होगी तो पढ़ने वाला हमारी बात से कन्विंस नहीं होगा। ठीक है, हम डेली लाइफ के अंदर भी आर्ग्यूमेंटेशन करते हैं। सिंपल सी मिसाल, अगर हम कोई चीज लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई बुक लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो दुकानदार है वो ये चाहेगा कि ये खरीदार मेरी बुक खरीदे, तो क्या करेगा, हमें कन्विंस करने की कोशिश करेगा। किस चीज के जरिए? आर्ग्यूमेंटेशन के जरिए कि सर ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत चल रही है मार्केट में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाली बुक ले रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे ये तो बहुत महंगी है, तो वो कहेगा ठीक है महंगी है, लेकिन यूजफुल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कन्विंस करने की कोशिश करेगा। और किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेगा? कि रीजन देगा, एविडेंस देगा। अगर प्लेन वो के इस तरह से बात कह दे कि ये बुक बहुत ही शानदार है, ठीक है, तो ये एक क्लेम कहलाएगा। उसने क्लेम तो किया, लेकिन उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए उसने कोई एविडेंस नहीं दिया। वैसे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अभी हमारा पर्पस है मेथड्स ऑफ आर्गुमेंट डिस्कोर्स, उसके अंदर आर्गुमेंटेशन। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी चीजों के ऊपर आर्गुमेंट हो सकता है। ठीक है, आर्गुमेंटेशन जब हम एक्सपोजिशन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, हमने डिफाइन कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग इस चीज को कहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, आर्गुमेंटेशन नहीं है। ये बुक है, ये फैक्ट है, ये क्या है, मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो आर्गुमेंटेशन तब होता है जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। कोई बंदा कह रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बड़ा विजनरी लीडर है, कोई कह रहा है कि ये बहुत ही भयानक लीडर आ गया है अमेरिका की तारीख में, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया है अभी यूएस ईरान के नेगोशिएशंस में। लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं भाई, पाकिस्तान को इसमें रोल प्ले नहीं करना चाहिए था, इसके रिपरकर्शंस होंगे जैसे पाकिस्तान ने पहले फेस किए थे सोवियत अफगान वार में, वार अगेंस्ट टेररिज्म में न्यूट्रल रहना चाहिए था। तो आर्गुमेंट कब होगी? जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। तो नॉर्मली फैक्ट के ऊपर आर्गुमेंट नहीं होता। फैक्ट है भाई, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फैक्ट है, इस पे कोई बहस नहीं हो सकता।
खुदा के बारे में ये गौर क्या है? खुदा खुदा है और क्या है। ठीक है, उस पे बहस नहीं हो सकता। बहस किस पे होगा? जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, लेकिन दोनों एग्री कर रहे हैं कि भाई ये सही किया पाकिस्तान ने, तो उस पे बहस नहीं होगा। कोई डिबेटेबल इशू हो, कोई कंट्रोवर्शियल इशू हो, जैसे भाई यूथनेजिया लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डेथ इंजेक्शन लगानी चाहिए डॉक्टर्स को या नहीं लगानी चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे कि लगानी चाहिए भाई कब तक वो पेनफुल कंडीशन में रहेंगे। कुछ कहेंगे नहीं नहीं, कोई मुआवजा हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट आ सकती है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो जब कोई डिबेटेबल इश्यूज होंगे, खास तौर पर मॉरलिटी के हवाले से, कल्चर के हवाले से, तो उस पर ज्यादा डिबेट होती है। कोई अनसर्टेनिटी हो, एब्सोल्यूट या यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, जिस चीज के ऊपर डाउट हो कि नहीं नहीं यार, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सही नहीं है। साइंटिफिक ट्रुथ्स के ऊपर तो मिशेल फूको ये कह रहा है ये भी ट्रुथ्स नहीं होते, ये भी कंस्ट्रक्टेड एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उसके पीछे वो कहता है पावर होती है। खैर वो अलग बहस है। वैल्यूज एंड बिलीव्स, इसके ऊपर डिस्कशन होती है। ठीक है, मेरी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त है, मेरा कल्चर बड़ा अच्छा है, सुपीरियर कल्चर है। जैसे अंग्रेज यहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग व्हाइट मैन जो है, हम सुपीरियर कल्चर लेकर आए हैं, हम लोग ज्यादा रैशनल हैं, ये लोग वाइल्ड हैं, नोबल सेवेजेस हैं। ठीक है, तो जब कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे टू नेशन थ्योरी और ये सब चीजें, तो उसके ऊपर भी आर्गुमेंट होता है। फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन, अब ये बुक है, ये एक फैक्ट है, लेकिन मैं कहूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जॉन लैंगन की कॉलेज राइटिंग एंड स्किल्स। ठीक है, मैंने उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर दी, तो अब उसके ऊपर बहस हो सकता है कि नहीं भाई ये कोई खास किताब नहीं है, ऐसे ही फजूल किताब है। ठीक है, फलां टीचर बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, कि नहीं नहीं यार मैंने क्लासेस अटेंड की हैं, वो तो अपने पर्सनल जो है वो हिस्ट्री खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है फैक्ट्स के ऊपर जो इंटरप्रिटेशन होगी, इंटरप्रिटेशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। पॉलिसी मैटर्स के ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को यूएस ईरान वार में सपोर्ट करना चाहिए, कोई कहेंगे कि नहीं करना चाहिए, आर्मी को साइड पे हो जाना चाहिए, कोई कहेगा कि नहीं नहीं आर्मी गार्डियन के तौर पर काम कर रही है। पॉलिसी मैटर्स के ऊपर क्या हो सकता है, उसके ऊपर कोई जजमेंट हो, ओपिनियन हो, उसके ऊपर अजम्पशंस के ऊपर, अंडरलाइंग अजम्पशंस क्या है, आप क्या अज्यूम कर रहे हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकती है और होती रहती है। ठीक है, तो आर्गुमेंटेशन के लिए ये सब चीजें जो होती हैं, उनके ऊपर आर्गुमेंटेशन होती है। किस चीज के ऊपर आर्गुमेंटेशन नहीं हो सकती? कोई एब्सोल्यूट फैक्ट हो, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ हो। ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, उस पर बहस नहीं हो सकती, कोई कहेगा कि नहीं 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 भाई ये गलत बात है।
कुछ मौलवी कहते हैं कि जमीन गोल नहीं है, फ्लैट है। ठीक है, लेकिन उस पे क्या बहस करेंगे। दूसरा, फेथ के ऊपर बहस नहीं होती, अकीदा जो होता है। अब ये मौलवी का अकीदा है कि जमीन फ्लैट है। देखिए, ये कोई साइंटिफिक ट्रुथ नहीं है। लोग अकीदे पे भी बहस करते हैं कि मेरा अकीदा ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इन प्रिंसिपल फेथ के ऊपर बहस नहीं होती। देखिए, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे साथ, मेरा अकीदा मेरे साथ, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं लिखता, नहीं निकलता। कोई सेल्फ एविडेंट ट्रुथ हो, उसके ऊपर बहस नहीं हो सकता। डेफिनेशंस हो, ठीक है, डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, इंफॉर्मेशन देना, ये एक्सपोजिशन का काम है। आर्गुमेंटेशन का काम है एविडेंस देना, सब्सटेंशिएट करना, कन्विंस करना। अच्छा, फिर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे नहीं हो सकता आर्ग्यूमेंट। कोई कहता है भाई मुझे चाय अच्छी लगती है। भाई चाय क्यों अच्छी लगती है तुम्हें। यार, ये मेरा पर्सनल टेस्ट है, मुझे चाय अच्छी लगती है। आपको अच्छी नहीं लगती तो आप ना पिया करें। देखिए, मुझे जो है वो फलां सियासतदान की शक्ल पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है, इतनी जबरदस्त तो शक्ल है। ठीक है, पर्सनल टेस्ट के ऊपर, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स के ऊपर, अनटिल एंड अनलेस उससे कोई दूसरा अफेक्ट ना हो। कुछ पर्सनल चॉइसेस ऐसी भी होती हैं जिससे दूसरे अफेक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर डिबेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस तरह की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स, उसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं होता। अनडिस्प्यूटेड डेटा या वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हो, भाई ये बुक में लिखी हुई है ना, ये देखो बुक में अरिस्टोटल ने कहा है कि आर्ट इज इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। कहाँ लिखा है, ये देखें आप, प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है। अच्छा, ये वेरीफाई हो गया। अब बहस खत्म यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहेगा कि भाई ये किताब उसने कॉपी पेस्ट की है, कहाँ से की है कॉपी पेस्ट, तो रेफरेंस अगर नहीं मिल रहा तो फिर उसके ऊपर आर्गुमेंटेशन होगी। ठीक है, लॉजिकल सर्टेनिटीज, मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज हो, लॉजिकल हो चीजें, उसके ऊपर बहस नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेशंस हो जो सामने नजर आ रही हैं, ये पार्क है, ये बिल्डिंग है, ये सूरज है, ये रोड है। ठीक है, और नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड हो, उसके ऊपर बहस नहीं होता। तो नॉर्मली जो बहस होता है, आर्गुमेंटेशन जो होती है, वो जब कोई एक क्लेम करता है, कोई दावा करता है, जैसे डिस्कोर्स की जुबान में प्रोपोजिशन कहते हैं। अच्छा जी, इसका पर्पस क्या होता है आर्गुमेंटेशन का, किसी को कन्विंस करना, परसुएड करना। ठीक है, किसी को, मैं जो दावा कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में यूरोप से ज्यादा तरक्की कर लेगा, ये क्या है, ये एक क्लेम है। ठीक है, अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त 10% इलिटरेट हैं, 90% लोग लिटरेट हैं, ये एक क्लेम है। तो मेरे ऊपर एक बर्डन आ जाएगा कि मैं उस क्लेम को प्रूफ करूं। क्लेम के अंदर एक प्रॉमिस छुपा हुआ होता है कि मैं जो बात कह रहा हूं, ठीक है, वो बात ट्रू है। क्लेम ट्रू या फॉल्स नहीं होता, उसके ऊपर हम पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। जब कोई क्लेम होता है तो ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है। तो फिर हमें जरूरत पड़ती है उस क्लेम को प्रूफ करने के लिए। अगर प्रूफ वीक है, आर्गुमेंटेशन वीक हो जाएगी। ठीक है, ये सब पैराग्राफ में हम करेंगे कि किस तरह से वीक पैराग्राफ, वीक आर्गुमेंटेशन पूरे ऐसे को जो है वो वीक कर देती है।
ठीक है, तो जब भी कोई क्लेम होगा तो उसको प्रूव करना होगा। अगर हम प्रूव नहीं करेंगे तो अगला बंदा कन्विंस नहीं होगा। तब हम कहेंगे कि ये जो राइटिंग है ये रीजनेबल नहीं है, रैशनल नहीं है, इसकी आर्गुमेंटेशन वीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, रीडिंग के जरिए हमने रैशनल आर्ग्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है। कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा, कुछ इवेंट्स, कुछ एग्जांपल्स, कुछ कोटेशंस वो नोट कर लेनी होती हैं। और सिर्फ वो ही काफी नहीं होती। फिर हमने, जैसे हमने शुरू में पढ़ा, कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। आपने ट्रेन करना होता है अपने माइंड को कि हम लॉजिकल और रेशनल रीजनिंग के साथ राइटिंग करें। अगर वो लेकिंग होगी, मिस होगी, तो ऐसे वीक हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखना कि ये जो एविडेंस है ये स्ट्रांग है या नहीं है, रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, आर्गुमेंट का एक पर्पस क्या है कि एविडेंस देना, फिर एविडेंस की हेल्थ को भी देखना। जो स्टूडेंट वकालत करते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह पता होगा कि एविडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। बगैर एविडेंस के तो जज आपको फैसला नहीं देगा आपके हक में। आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये जो बंदा है ये चोर है, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि ये चोर है? सर इसकी शक्ल ही चोरों वाली है। भाई ये तो कोई एविडेंस नहीं है। सर इसका चाचा भी चोर था, चोरी करता था। इसके चाचे की चोरी करने से ये कैसे चोर हो गया? ठीक है, जज तो आपको कोर्ट से बाहर उठा के फेंक देगा। ठीक है, प्रॉपर एविडेंस, लॉ क्या कह रहा है उसके बारे में, आपके पास मटेरियल एविडेंस क्या है। अच्छा, फिर आर्गुमेंटेशन हम इसलिए भी करते हैं ताकि जो हम जो बात कह रहे हैं हम उसे ये साबित कर सकें कि मेरी बात ज्यादा जानदार है, ज्यादा सही है। एक तरह से अपनी डोमिनेंस कायम करने के लिए भी आर्गुमेंट देते हैं, या अपनी क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्रेडिबल बात है। ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस शो करने के लिए जैसे सियासतदान करते हैं। लेकिन राइटिंग के अंदर हम क्यों करते हैं आर्गुमेंट? ताकि हम रीडर को, एग्जामिनर को ये बता सके कि मैं एक क्रेडिबल आदमी हूँ, मैं जो बात करता हूँ वो दलाइल के साथ बात करता हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ, एविडेंस के साथ बात करता हूँ। मैं आम आदमियों की तरह इधर उधर की हवाई बातें नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ये पर्सनालिटी टेस्ट है, तो ये आपकी पर्सनालिटी का बहुत ही स्ट्रांग फैक्टर होता है कि आप कितने रीजनेबल हैं। उसके लिए हमने स्ट्रांग आर्गुमेंटेशन डेवलप करनी होती है। अच्छा, फिर इसका पर्पस ये भी होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, ये शो करना कि मेरी थिंकिंग क्रिटिकल है। मैं पैसिवली एक्सेप्ट नहीं करता चीजों को, और ना ही मैं जो है वो इस तरह से पेश करता हूँ चीजें, अपना मैटर इस तरह से पेश नहीं करता जिसमें मेरे पास एविडेंस ना हो। तो डिफेंड अ पोजीशन, जैसे हमने कोई थीसिस स्टेटमेंट बनाई, कोई एक पोजीशन ली, तो हम उसको डिफेंड करने के लिए भी आर्गुमेंट करते हैं। कोई मसला हल करने के लिए भी हम एविडेंस देते हैं, आर्गुमेंटेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ये एक्सपोजिटरी आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेशन और एक्सपोजिशन जो है वो ओवरलैप हो जाती है। जैसे कल मैंने आपको बताया, क्लिंथ और ब्रुक्स ने क्या कहा था कि ये बाज औकात ओवरलैप होती हैं, आर्गुमेंटेशन और एक्सपोजिशन कभी कभार प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसके साथ एक्सपोजिशन भी ऐड हो जाती है। ठीक है, चीजों को क्लेरिफाई करने के लिए भी आर्गुमेंटेशन यूज होती है। तो यहाँ पे दोनों एक्सपोजिशन और आर्गुमेंटेशन एक साथ काम करते हैं। कोई नई डिबेट इनकरेज करने के लिए भी आर्गुमेंटेशन करते हैं। अब आर्गुमेंटेशन के पार्ट्स क्या होते हैं? आर्गुमेंटेशन शुरू होती है किसी क्लेम से।
कोई एक क्लेम किया जाता है, जैसे हम नीचे देखेंगे जो बहुत सारे एसेज होते हैं, उसमें जो एसेज होते हैं वो क्लेम की फॉर्म में होते हैं। कोई एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, उसमें एक क्लेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लेम है कि पंक्चुअलिटी इज वर्च्यू ऑफ बोर्ड। ठीक है, ये जो पंक्चुअल लोग होते हैं ये बड़े बोरिंग होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने आर्गुमेंटेशन करके प्रूफ करना है कि भाई वाकई ये जो पंक्चुअल लोग होते हैं ये बोरिंग होते हैं। तो उसके लिए हमें एविडेंसेस चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो क्लेम क्या होता है, मेन आइडिया, या उसे प्रोपोजिशन भी कहते हैं। तो क्लेम के अंदर एक प्रॉमिस छुपा हुआ होता है कि ये बात ट्रू है। वो ट्रू होती नहीं है, लेकिन हम उसे ट्रू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, रीजनिंग देते हैं, रीजनिंग, कि ये बात इसलिए सही है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, साइंस के अंदर तो ये होता है कि ऑब्जर्वेशन के जरिए और आपके एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसको प्रूफ किया जाता है। लेकिन राइटिंग और फिलोसॉफी के अंदर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजें सस्पेंड हो जाती हैं। तो हम किस चीज का सहारा लेते हैं एविडेंसेस देने के लिए, एग्जाम्पल्स, लॉजिकल रीजनिंग, रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे हम क्लेम कर रहे हैं, इफ मोर पीपल आर एजुकेटेड द इकोनॉमी ग्रोज। अब ये एक क्लेम है कि जितनी एजुकेशन स्ट्रांग होगी उतना इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जब भी कोई क्लेम होगा तो उस क्लेम को जो है हमने प्रूफ करना होगा, अदरवाइज आर्गुमेंटेशन वीक हो जाएगी। ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं हम उसको। इसमें और भी पार्ट्स होते हैं, बाज़ औक़ात काउंटर आर्गुमेंट और रिबटल होता है। जैसे कोर्ट के अंदर जो वकील होता है वो सिर्फ एक ही साइड का वकील अपने आर्गुमेंट्स नहीं देता, ऑपोजिशन का वकील भी अपने आर्गुमेंट्स देता है। तो कंक्लूजन के अंदर हम ये बात समराइज करते हैं कि देखो, मैंने ये जो क्लेम किया था ये क्लेम ट्रू है। मैंने जो बात कही थी कि ये बंदा चोर है, अब ये चोर है, अब जज साहब आप इसको सजा दे दें। मैंने एविडेंसेस पेश किए हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। क्लेम होता है, फिर रीजनिंग करते हैं, उसमें एविडेंसेस देते हैं और कंक्लूड करते हैं। ये पैराग्राफ स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा जी, अब इसकी बेसिस पर जो है वो आर्गुमेंटेटिव एसेज आते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे हर साल आपको नजर आएंगे, कभी दो, कभी चार, कभी छह। और अगर एक्सपोजिटरी एसेज भी हो उसके अंदर भी हम आर्गुमेंटेशन यूज करते हैं। विदाउट आर्गुमेंटेशन आप कोई ऐसे लिख ही नहीं सकते। किसी भी नेचर का ऐसे हो उसके अंदर आर्गुमेंटेशन होगी होगी। लेकिन कुछ ऐसे इस तरह से होते हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली आर्गुमेंटेटिव होते हैं। उसमें पर्पस यही होता है कि आर्गुमेंट के जरिए जो मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जो क्लेम किया है, उसको प्रूव करूं। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है कि रीडर को परसुएट करना। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि आर्गुमेंटेशन और परसुएशन में क्या फर्क होता है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि परसुएसिव ऐसे भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताता चलो कि परसुएशन भी आर्गुमेंटेशन की एक फॉर्म है। आर्गुमेंटेशन का पर्पस क्या होता है, रीजन को अपील करना, लॉजिक को अपील करना। लेकिन बाज औकात हम रीजन के साथ साथ
इमोशंस को भी अपील कर रहे होते हैं। ठीक है, जब इमोशन प्लस रीजन दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं परसुएशन। जब हम आर्गुमेंट देकर खत्म करते हैं तो पढ़ने वाला सुनने वाला कहता है कि हाँ यार, वाकई ये सही बात कर रहा था। इसने जो क्लेम किया कि स्ट्रांग एजुकेशन से इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, और इसने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं कि फला कंट्री के अंदर एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, फला कंट्री में इलिटरेसी इतनी ज्यादा है तो उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी वीक है। तो वो लास्ट में क्या कहेगा कि वाकई आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन परसुएशन के अंदर क्या होता है? परसुएशन परसुएसिव ऐसे के अंदर, परसुएसिव ऐसे भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे का ही पार्ट है, उसी की एक फॉर्म है। उसके अंदर सुनने वाला पढ़ने वाला कहता है कि वाह यार, क्या कमाल की बात कही है तुमने। जैसे वो मीम्स भी चलते हैं ना, जैसे वो आमिर लियाकत का चलता है, वाह 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 वाह, क्या बात कर दिया आपने। तो उसमें हम रीजन के साथ इमोशंस को भी अपील करते हैं। ठीक है, तो परसुएसिव ऐसे के अंदर फर्क यह है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी, लैंग्वेज की जो टोन है वो हम इमोशनल रखते हैं। ठीक है, आर्गुमेंटेशन के अंदर माइल्ड टोन होती है, लेकिन अगर परसुएसिव हो तो उसकी लैंग्वेज जो होती है थोड़ी सी, उसमें एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो परसुएट करना, कन्विंस करना, इसका पर्पस ये होता है कन्विंस करना कि मैं जो क्लेम कर रहा हूँ वो ट्रू है। ठीक है, और लॉजिक को अपील करना। इलॉजिकल कोई चीज है तो लेमैन तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन पढ़ा लिखा बंदा कहेगा कि नहीं नहीं भाई, ये बात आपकी सही नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस करना किसी चीज का, उसको क्रिटिकल वे में पेश करना। ठीक है, और ऑपोजिट व्यू क्या कह रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, उसके प्रोज एंड कॉन्स। हम कह रहे हैं कि भाई बड़ी जबरदस्त चीज है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन कुछ बंदे ये भी कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नुकसानात होते हैं। ठीक है, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना, ये भी पार्ट होता है। इसके ऊपर हम काम करेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट के ऊपर, और जस्टिफाई करना अपनी पोजीशन को, क्लेरिफाई करना। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारी पर्सनालिटी का टेस्ट भी होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे, और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि आर्गुमेंटेटिव एसेस कुछ मैंने पास्ट पेपर्स में से लिए हैं, किस तरह से आए हैं। अच्छा, मैं आपको उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बता दूंगा। सबसे पहले आर्गुमेंटेटिव एसे को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका यह है कि आर्गुमेंटेटिव एसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टेटमेंट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे डू वी रियली नीड लिटरेचर, अब ये स्टेटमेंट है।